तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जैसी माउंट हुआ सेक्टर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता तो उसी के साथ ही वहां पर कुछ डिसाइपल्स उसका रास्ता रोकते हैं। एक लड़की काफी गुस्से में बात कर रही होती है और उसे कहते हैं कि यहाँ पर वेपन्स लेकर आना अलाउड नहीं है, जबकि सीनियर ब्रदर उसे अपने बारे में बताता है कि उसका नाम मोजिन है और वो यहाँ पर डिसाइपल्स का हेड डिसाइपल है। ऐसी वजह से वो यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर से भी कहता है कि तुम शांत रहो, मुझे यहाँ पर इससे बात करने दो। तो वो कहता है कि प्लीज माफ करना अगर मेरी जूनियर सिस्टर ने यहाँ पर तुम्हारे साथ बदतमीजी की हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी स्वर्ड्स को छोड़कर जाना होगा, तुम अपने वेपन्स को लेकर अंदर नहीं जा सकते। इसी वजह से प्लीज अपने वेपन्स को यहीं पर रोको, क्योंकि आज से 100 साल पहले जो वार हुई थी उस वार में डिमोनिक सेक्टर के बीच में हमारे माउंट हुआ सेक्टर के बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी वजह से हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर दोबारा वही ट्रेजेडी देखें। हम लोग यहाँ पर किसी भी सेक्टर से हो, चाहे वो यहाँ पर हमारे सेक्टर से क्यों ना हो, लेकिन बिना वेपन के यहाँ पर उसे आगे जाना होगा, अपने वेपन्स को उसे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। माउंट हुआ सेक्टर के लोग अब यहाँ पर एक रूल बना चुके हैं और उस रूल के मुताबिक कोई भी अपने वेपन्स लेकर अंदर नहीं जा सकता, चाहे यहाँ पर म्यूरम अलायंस के लीडर ही क्यों ना आ जाए, उन्हें भी अपने वेपन्स को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? तुम्हारा बेकर जो होता है वहां पर उस लड़के की एनर्जी को महसूस करता है और कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने यहाँ पर अपने ऑरा को कंसील किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का यहाँ पर जो कह रहा है मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। इतनी यंग एज में इस लड़के ने यहाँ पर ये सब कुछ अचीव कर लिया, इसका मतलब यह है कि ये लड़का माउंट हुआ के अंदर एक एक्सेप्शनल डिसाइपल होगा। तो इसी के साथ ही वो लड़का मोजिन उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपने लाकर अपने वेपन्स रख दो, जब तुम माउंटेन से नीचे उतरोगे तुम्हें तुम्हारे वेपन्स वैसे ही मिलेंगे जैसे तुम छोड़कर जाओगे, हम तुम्हारे वेपन्स की रक्षा करेंगे। तुम्हारा बेका उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि मुझे अपने वेपन्स को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वेपन्स को छोड़कर जाऊंगा तो फिर अंदर जाकर जिस एल्डर से मिलने वाला हूं उस एल्डर को मैं यहाँ पर ये बात कैसे साबित करूंगा कि मेरे पास जो तलवार है ये उसकी तलवार है, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे तो नहीं आने वाला। तो बेका सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ, मुझे अपनी तलवार को तो कम से कम अपने साथ लेकर जाना ही होगा, या फिर कम से कम मुझे किसी एल्डर से बात करनी होगी, कोई ऐसा एल्डर जो कि कम से कम इतना बुढ़ा हो कि वो इस तलवार को पहचानता हो, या फिर इनके सेक्टर लीडर से बात करनी होगी। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर माउंटेन के ऊपर बिना तलवार के ऊपर नहीं जा सकता तो फिर मैं यहीं पर रुककर सेक्टर लीडर का वेट करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद मुझे उसे कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर सेक्टर लीडर का वेट करने वाले हो? सेक्टर लीडर या फिर कोई सीनियर जनरेशन के एल्डर जो है वो यहाँ पर नीचे नहीं आते। तुम्हारा बेका उसे कहता है लेकिन मैं यहीं पर रुककर वेट करना चाहूंगा, अगर सेक्टर लीडर या फिर उन्हीं की ओल्डर जनरेशन का कोई एल्डर यहाँ पर नीचे आएगा तो वो यहाँ पर मेरी बात समझेगा और मेरी बात को जानेगा भी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तब तक मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर रुकूंगा। तो जैसे वहां पर मुझे उसे कहता है कि लेकिन हमारे एल्डर्स नीचे नहीं आते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम यहाँ पर बेकार में रुककर अपना टाइम वेस्ट करोगे। इतनी देर में उनके पास एक लड़की बड़ी तेजी के साथ निकलती है और जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो जूनियर जो होती है अपनी तलवार लेकर हमारे बेका के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा बेका जो होता है वो भी अपनी तलवार को निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो वो लड़की जो होती है वहां पर उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है और वो हैरान होती है कि इस लड़के ने इतनी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया है। तो हमारा बेका जो होता है जब उसके पास स्ट्राइक लगाता है तो वो लड़की पीछे की तरफ गिर जाती है और मुजिन भी चिल्लाकर उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर ये तुम कर क्या रही हो, तुम इस लड़की के ऊपर अटैक क्यों कर रही हो? तो जूनियर सिस्टर जो होती है पीछे हटने के बाद वहां पर उनसे कहती है क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? तो वो दोनों भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या मतलब है इस बात का, क्या देखा नहीं और तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों किया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम हमारे मेहमान के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो जब तक कि वो अटैक ना करे? तो इसी के साथ जूनियर सिस्टर से कहते हैं कि जरा गौर से देखो उसके पास क्या है, क्या तुमने देखा नहीं? उसके पास जो तलवार है व्हाइट जेड स्वॉर्ड है। आखिर व्हाइट जेड स्वॉर्ड इस लड़के के पास क्या कर रही है? व्हाइट जेड स्वॉर्ड तो डिमोनिक सेक्टर के लोगों के पास है, क्योंकि उन लोगों ने लास्ट टाइम वहां पर उनके डिसाइपल के ऊपर अटैक किया था जिसके पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड थी। व्हाइट जेड स्वॉर्ड को देखने के बाद सीनियर मोजिन जो होता है वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के जल्दी से अपने वेपन्स को नीचे रखो और सरेंडर करो, हमें तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास व्हाइट जेड स्वॉर्ड है जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा बेका जो होता है उसके अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है देखो तो जरा ये लड़का यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पर अटैक किए जा रहा है, और साथ ही हमारा बेका उनके अटैक्स को एनालाइज कर रहा होता है कि एक लड़का यानी कि वो मुजिन जो होता है उसने सामने से डायरेक्टली अटैक किया होता है, फिर साथ ही वहां पर नीचे की तरफ झुककर उसकी टांग को जख्मी करने की कोशिश करता है, जबकि सेम टाइम के ऊपर से यानी उसके पीछे वाली साइड से निकलती है वही लड़की और आकर अटैक कर देती है। तुम्हारा बेका कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर अब मेरी गर्दन काटने की कोशिश की जा रही है। वो सामने से स्टैब करती है लेकिन बेका उस अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। तुम्हारा बेका कहता है कि देखो तो जरा ये 3 लोग हैं लेकिन तीनों लोग एक बॉडी की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, तीनों यहाँ पर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट अटैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि इतने लोगों का एक साथ मिलकर अटैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ ही पीछे वाला लड़का जो होता है वो उसकी पीछे वाली टांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बेका वहीं पर से अपनी तलवार के ऊपर घूमता है और जंप करते हुए पीछे चला जाता है, उनके अटैक के जोन से बाहर निकल आता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का भी काफी ज्यादा स्किल्ड लगता है कि इस लड़की से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जबकि हमारा बेका उनकी तारीफ कर रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन में मिलकर काम कर रहे हैं, फॉर्मेशन की तरह ही काम कर रहे हैं। हाँ बेका कहता है लेकिन जो भी हो ये एक इनकम्प्लीट स्वॉर्ड
फॉर्मेशन की तरह ही लग रही है, यानी कि ये कंप्लीट स्वर्ड फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ वो तीनों कहते हैं कि वो लड़का नीचे आ रहा है, हमें यहाँ पर उस लड़के को रोकना ही होगा। और इसी के साथ वहाँ बेका बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ उतरता है और तीनों के साथ अपनी तलवार को टकराता है। एक तरफ से वो तीन होते हैं और एक तरफ से वो अकेला होता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ इमोजन सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास इतनी सारी इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई है, आज यहाँ पर इतनी इंटरनल एनर्जी इसके पास कैसे हो सकती है। ऐसे लगता है जैसे कोई ओल्ड मास्टर यहाँ पर अपना बेस बदलकर यंग बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया हो। वहाँ बेका जो होता है वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन के अंदर फ्लॉस देख रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ आ गया कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा कमजोर है। तो उनमें से वो टोपी वाला लड़का जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हारा बेका जो होता है उसी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है। तुम्हारा बेका कहता है कि यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर एक रे फॉर्मेशन बनाई, तीनों मिलकर यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से एक कमजोर है। अगर एक कमजोर है तो इसका मतलब यह है कि उस कमजोर कड़ी को हटा दो तो यहाँ पर हम लोग आसानी से अपनी फाइट को जीत जाएंगे। फिर साथ ही हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे इन लोगों को किस तरह से हराना है। जबकि मुझे जो होता है अपनी तलवार घुमाता है और उसे कहता है कि सर तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, तुम यहाँ पर हमारे पर जिस तरह से अटैक कर रहे हो हमें भी अपनी किलिंग अटैक को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मुजिंग अपनी किलिंग अटैक को यूज करता है, यानी कि अपनी किलिंग टेक्निक को यूज करते हुए अटैक करता है। तो बेका की टोपी दो हिस्सों में कट जाती है, लेकिन हमारा बेका जो होता है वहां पर बीच से निकलकर उसके करीब पहुंच जाता है, नीचे से झुकते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे मोजिन को वहां पर पंच पड़ता है तुम्हारा बेका कहता है कि तुम यहाँ पर फाइटिंग में अच्छे हो लेकिन तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी वीक लगती है। और एक ही पंच के साथ वो लड़का मोजिन जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो उसको बेहोश करने के बाद हमारा बेका सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को जख्मी कर दिया है, कहीं मैंने यहाँ पर वाकई में लाइन तो नहीं क्रॉस कर दिया, मुझे यहाँ पर इनके एल्डर्स का भी सामना करना पड़ेगा और उन लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अब मैंने यहाँ पर इन लोगों को जख्मी जो कर दिया। तो उसी के साथ ही वो लड़की फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ पर से इतनी आसानी से निकल कर जा सकते हो हमारे डिसाइपल्स के साथ। ये सब कुछ करने के बाद माँ बेका उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे फाइट में हरा सकती हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाओगी। तो इसी के साथ ही हमारी जो लड़की होती है वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर एक कट लगाती है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि लगता है कि बात करके तुम्हें नहीं समझाया जा सकता, तुम्हें यहाँ पर इसी की तरह पीटना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर एक एल्डर पहुंच जाते हैं और आने के बाद चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के यहाँ पर ये सब कुछ करने की, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। तो जैसे एल्डर वहाँ पर बीच में आता है और आकर उनके ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो उनके पीछे हटने के बाद एल्डर बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और साथ ही अपने डिसाइपल से कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि यहाँ पर यह लड़का कौन है और तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहा है। तो वो लड़की जो होती है वहां पर उसके सामने अपने घुटने टेक देती है और उसे मास्टर कह के पुकारती है। तुम्हारा बेका कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर तलवार को पहचानता होगा, क्योंकि है तुझे काफी ज्यादा बुढ़ा लेकिन इसके बावजूद मुझे ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई बंदा चाहिए था। ये बंदा यहाँ पर इस तलवार को इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर इस मास्टर ने इस तलवार को पहचान लिया तो ये बातचीत यहाँ पर बड़ी आसानी से बातचीत करके ही निपटाई जा सकती है। लेकिन एल्डर इसी के साथ ही वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और हमारे बेका से कहते हैं कि लड़के मेरी डिसाइपल ने कहा कि ये व्हाइट जेड स्वॉर्ड तुम्हारी नहीं है, तुम कहां से इसे चोरी करके लेकर आए हो। हमारा बेका कहता है मुझे तो लगा था कि बात करके मसला हल हो जाएगा, लेकिन लगता है कि बात करने से भी काम नहीं चलने वाला, फाइट ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होगा। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।